बोलता हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित राज और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल। आज हम जानेंगे 2 अप्रैल की उस आंदोलन के बारे में जो SC/ST एक्ट में बदलाव के कारण हुआ। बदलाव की वजह से आंदोलन तो हुए, लेकिन मीडिया कवरेज जिस तरह से उसे मिली उसमें हिंसा के अलावा और कुछ नहीं दिखा। उस आंदोलन का मोटिव हिंसा तो नहीं था। आंदोलनकारियों की मांग थी कि बदलाव ना हो, क्योंकि उसी एक्ट की वजह से उन्हें कुछ राहत मिलती थी। और जो दूसरे संस्थान थे जो हर बार बोलते थे कि दलित हमारे भाई हैं, वो हिंदूवादी हैं, वो हिंदू हैं, वो उनके साथ खड़े नहीं दिखे। सर, SC/ST एक्ट में बदलाव होता है, लेकिन जो दूसरे संगठन हैं जैसे करनी सेना, बजरंग दल, ये समर्थन में नहीं आते। क्या दलित हिंदू नहीं है? नहीं, देखिए अंकित, मुझे लगता है कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। और खास करके क्योंकि आपके इस बोलता हिंदुस्तान कार्यक्रम का विषय मीडिया है, और आप सबका सबसे पहले तो बोलता हिंदुस्तान का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया और समाज जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आप लोगों ने मुझे उचित समझा और बुलाया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे स्पष्ट तौर पर लगता है कि इस मामले में मीडिया ने एक तरह से दलितों और आदिवासियों के विपक्ष की भूमिका निभाई है। और इस मामले में एक चीज़ और जो स्पष्ट रूप से दिख रही है, और आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा, कि एक इतना बड़ा आंदोलन जिसमें लाखों लोग सड़कों पर हैं, तमाम हजारों शहरों में ये आंदोलन होता है, लोग विरोध करते हैं, कई जगह पर सिर्फ धरना हो रहा होता है, महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, लोग अपने परिवार के बच्चों को लेकर आए हुए हैं। इतने बड़े आंदोलन को सिर्फ हिंसा के नज़रिए से देखना मेरे ख्याल से बहुत ही एक तरह से गलत काम किया उन्होंने। और कहीं ना कहीं मीडिया ने इस पूरे मामले में अपनी विश्वसनीयता गंवाई है। अब उन पर जो भरोसा है लोगों का, जो ऐसे ही कम हो चुका है काफ़ी कई कारणों से, मुझे लगता है कि मीडिया ने इस पूरे मामले में अपनी विश्वसनीयता का बहुत स्थायी रूप से एक डैमेज किया है, अपना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि देखिए, ये SC और ST जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि एक बात बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। SC और ST कोई बहुत छोटा समुदाय नहीं है। ये देश की चौथाई आबादी है, लगभग 25% की आबादी बनती है इन 2 समुदायों से। इसका मतलब लगभग 35 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो 35 करोड़ लोगों के हित के लिए संसद ने एक कानून बनाया। उस कानून का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो कि इस समुदाय को लगता है कि उनके हितों के खिलाफ है। और अब तो सरकार को भी लगता है कि ये SC/ST के खिलाफ है, इसलिए सरकार खुद रिव्यू में जा रही है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर संगठन अब ये इस बात पे सहमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो चेंज किया है उससे इस एक्ट का स्वरूप बदल गया है। इसके खिलाफ एक समुदाय सड़कों पर है, क्योंकि जिस समय तक ये बंद हुआ उस समय तक सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उनके विरोध प्रदर्शन को हिंसा के रूप में दिखाना, और वो भी तब ये जाने बगैर कि हिंसा जो हुई है वो दलितों के खिलाफ हुई है। 11 जो लोग कुल मरे हैं इस पूरे हिंसा में, उसमें से मरने वाले 10 जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ये जानते हुए भी दलितों को हिंसा के लिए दोषी ठहराना, मुझे लगता है कि मीडिया ने निश्चित रूप से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और इसका दर्द उन्हें बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। सर, इसकी एक वजह ये नहीं हो सकती कि जिस तबके को हाशिए पर ढकेला गया था शुरू से, और जब वो बड़ी संख्या में सड़कों पे निकलता है तो वो तबका इनसिक्योर हो जाता है कि ये कैसे निकल सकते हैं सड़कों पे, ये कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। हमेशा से आंदोलन पे तो हमारा हक रहा है, हम चीज़ों को करते हैं, हम अपने डिमांड मनवाते हैं। ये कौन होते हैं डिमांड को अपने रखने वाले या फिर मनवाने वाले? अंकित, मुझे लगता है कि आप एक सही सवाल उठा रहे हैं कि इस आंदोलन ने लोगों को चौंकाया है। ये आंदोलन एक सामान्य आंदोलन नहीं है। आमतौर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 70 साल के पूरे इतिहास को अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई इस पैमाने का आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है। कई आंदोलन हुए, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हुआ है। खैरलाल जी के खिलाफ महाराष्ट्र के कुछ जिलों में दलित निकल कर आते हैं। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के सवाल पर फिर आपको विदर्भ में दलितों का आंदोलन होता है। रोहित वेमुला के सवाल पर कैंपस में आंदोलन होता है। ऊना के सवाल पर गुजरात में और देश के कई हिस्सों में आंदोलन होता है। तो ऐसा नहीं कि दलितों का आंदोलन नहीं हो रहे थे, दलितों का आंदोलन निश्चित रूप से हो रहे थे, लेकिन पहली बार उसने एक राष्ट्रीय शक्ल ले ली है। और ये क्यों हुआ है, मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है, कि जो चीज़ नहीं होती थी, इवन बाबा साहब के समय में भी जो इतने बड़े पैमाने पर इतने लोग इतने शहरों में कभी सड़कों पर नहीं आए, वो 2018 में क्या हो रहा है। तो बोलता हिंदुस्तान के दर्शकों से मैं ये उसका एक जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण है वो मैं रखना चाहता हूँ। हुआ ये है कि 2018 आते आते जो आरक्षण का प्रावधान हुआ है संविधान में, उसकी वजह से, और इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि जो मार्केट की इकॉनमी है, शहरीकरण है, इसकी वजह से भी शहरों में दलितों
का और कुछ हिस्सों में आदिवासियों का भी एक मध्य वर्ग बन गया है। सरकारी नौकरियों में लोग आए, छोटा मोटा बिजनेस किया, काम किया, अपना काम किया, उनके बच्चे अब तैयार हो रहे हैं। तो एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग दलितों के बीच में और एक हद तक आदिवासियों के बीच में तैयार हो गया है। तो शहरों की आबादी में दलितों की एक तो अच्छी खासी संख्या हो गई। ये आंदोलन मूल रूप से शहरी है, इसको अब हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन के अंतर्वस्तु में ये आंदोलन शहरी और कस्बाई आंदोलन है। गांव बहुत ज़्यादा इस पर इसका असर नहीं रहा है। तो एक तो आबादी तैयार हो गई, दूसरा एक चीज़, आबादी तो काफ़ी समय पहले से तैयार हो रही थी, पिछले 70 साल में। अब एक नई चीज़ क्या हो गई है कि इनका आपस में कम्युनिकेशन होने लगा है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट और फिर उसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन लगभग अब हर हाथ में है। पढ़े लिखे और जो भी मध्यवर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यवर्गीय और गरीब लोगों तक पहुंच चुका है। तो इनके बीच में संवाद होने लगा है। इनका जो दर्द है, इनके जो सुख है, इनके जो सपने हैं, उनका एक कॉमन चीज़ निकल कर आ रही है कि लोग पहले अकेले रो लेते थे कि यार हमें मार दिया, लेकिन अब पता चला कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपको नहीं मारा गया है, ऐसे लाखों लोगों की वही पीड़ा है। तो ये लाखों लोगों के बीच में ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे कि इस आंदोलन का आह्वान किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, किसी संगठन ने कोई आह्वान नहीं किया, और इसके बावजूद ये आंदोलन राष्ट्रीय शक्ल ले रहा है। तो इसकी दो वजह हैं जो मैंने आपको बताई कि एक तो ये ग्रुप्स अब एक इनके बीच में मध्यवर्ग तैयार हो गया है, लोग शहरों में आ गए हैं। दूसरा, इनके बीच में कम्युनिकेशन के टूल अब आ गए हैं, इनके बीच संवाद के अब तरीके आ गए हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बन रहे हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स बन रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इनको ये पता चल रहा है कि कास्ट की जो घृणा है वो किस तरह से लोगों के मन में है। ये सारा कुछ एक तरह से एक स्ट्रक्चर बन गया है। एक ट्रिगर की जरूरत थी और वो ट्रिगर SC/ST एक्ट पर जो संशोधन करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, वो उसका एक तरह से ट्रिगर पॉइंट है। अब अगर हिंसा की बात हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि पहले से कॉल था और हर जगह ये चीज़ सोशल मीडिया पे तेज़ी से फैल रहा था कि 2 अप्रैल को आंदोलन होने वाले हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं अपनी मांग को लेके, अपने डिमांड्स को लेके। पुलिस कहाँ थी? खुफिया इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी ना, कुछ तो मिला होगा कि लोग इकट्ठा होने वाले हैं। और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जैसे जितने भी लोग मरे उसमें सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग मरे हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये एक जो आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, लेकिन इसको समझ पाना सिर्फ सरकार के लिए नहीं, मीडिया के लिए, यहाँ तक कि हम जैसे लोगों के लिए जो ऑब्जर्वर हैं, देख रहे हैं, हम जैसे लोग भी इसका सेंस नहीं कर पाए कि गुस्सा इस स्तर पर है और इतना राष्ट्रव्यापी है। तो सरकार का चूंकि ये काम है कि लॉ एंड ऑर्डर की वो हिफाजत करे और चीज़ों शांति बनी रहे, ये काम सरकार का है और इसके लिए उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, उनके पास विभाग हैं। तो ये निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है कि सड़कों पर इतने लोग आएंगे। मोटे तौर पर तो आपको अंदाजा लग जाता है, राष्ट्रीय अंदाजा नहीं भी लग सकता है कि पूरे देश में ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक छोटे शहर में वहाँ के थानेदार को और वहाँ की पुलिस को और वहाँ के जो इंटेलिजेंस है उसको ये पता ना हो कि 500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, और स्पष्ट रूप से आप इस बात को कह सकते हैं, कहने की स्थिति में हम हैं कि वो प्रशासन ने ये अंदाजा ही नहीं लगाया कि इस पैमाने का गुस्सा है, इतने सारे लोग सड़कों पर आएंगे। ये अंदाजा लगाने में प्रशासन विफल रहा है। और पहले से चूंकि ये चीज़ चल रही थी, इसके पोस्टर्स बन रहे थे, तख्तियां बन रही थी, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक कुछ नहीं हुआ है। तो 20 तारीख को फैसला आता है और उसके बाद 2 तारीख के बीच में जो चीज़ बन रही थी उस चीज़ को कहीं ना कहीं पकड़ने में प्रशासन की नाकामी रही और राज्य सरकारों की मुख्य रूप से इसमें जिम्मेदारी है कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका ने ये फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट, पिछले कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। हम इस फैसले पे जो जज हैं उनकी इंटेंशन पे सवाल नहीं उठाते हुए सिर्फ फैसले की समीक्षा करते हुए ये बात जानना चाहते हैं कि पहले 4 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं और जनता के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद सांसदों की एक टोली महाभियोग लाने वाली है चीफ जस्टिस के खिलाफ। तो क्या नहीं है कि अब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम करने लगी है? जिससे कानून पे काम करना चाहिए वो कानून बनाने लगे, जबकि कानून बनाना संसद का काम है। देखिए, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि न्यायपालिका की जो एक पवित्रता थी, लोगों के मन में इसको लेकर एक जो भाव था, वो निश्चित रूप से इस समय खंडित हुई है। इसकी कई वजह हैं, जैसे कोलेजियम सिस्टम जो है कि जज अब आपस में खुद ही जज बना लेते हैं और इसमें और किसी की भूमिका नहीं है। महाभियोग लाके हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है। आपको जस्टिस कर्नन के केस में हमने देखा कि जब न्यायपालिका के अंदर की जो गंदगी है इसको सामने लाने की एक हाईकोर्ट का जज कोशिश करता है तो उसको यही न्यायपालिका किस तरह से दंडित करती है। फिर चार जज आके बोलते हैं कि जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इससे इस देश का लोकतंत्र खतरे में है।
तो ये और लगातार कोर्ट से आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से फैसले आते गए, जीवन महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाए कानून जो हैं उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका अब स्क्रूटनी के दायरे में है। और ये काम दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसलिए नहीं है क्योंकि न्यायपालिका के फैसलों की समीक्षा का अधिकार हमको यही संविधान देता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी है कि आप न्यायपालिका के फैसलों की आलोचना कर सकते हैं। तो न्यायपालिका के फैसलों की अब आलोचना शुरू हो गई है, और न्यायपालिका के फैसले से लोग नाराज जो हैं वो आलोचना को अभिव्यक्त करने के लिए सड़कों पर भी आ रहे हैं। तो ये असल में एक तरह से बहुत बुरी बात भी नहीं है कि किसी लोकतंत्र में किसी संस्था को आलोचनाओं से परे मान लेना, ये लोकतंत्र को कमतर करता है, घटाता है। तो न्यायपालिका अब विवादों के दायरे में है। जैसे कड़िया मुंडा कमीशन पार्लियामेंट स्थापित करती है ये जानने के लिए कि न्यायपालिका की संरचना क्या है, और ये पता चलता है कि न्यायपालिका भारत में मुख्य रूप से एसेंशियली हिंदू अपर कास्ट मेल, मतलब हिंदू सवर्ण पुरुष जो हैं वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज बनते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है, इन्हीं शब्दों में नहीं लेकिन वो आंकड़ा दिखाती है कि किस जात के कितने जज हैं, इसका आंकड़ा संसद इकट्ठा कराती है, संसदीय कमेटी इसकी रिपोर्ट देती है। जैसे इस समय सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो सिर्फ एक महिला जज हैं, जो कि बहुत कम है, और ज्यादा होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के जज नहीं है जबकि होना चाहिए, ओबीसी के जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के जज नहीं है। तो आबादी का बड़ा हिस्सा जो लगभग 90% हिस्सा है वो जुडिशरी के टॉप जुडिशरी में जजेज के पोजीशन पर रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। तो ये असल में न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में किसी भी संस्था को जितना लोकतांत्रिक होना चाहिए और जितनी डाइवर्सिटी वहां पर होनी चाहिए, उस डाइवर्सिटी का अभाव आप न्यायपालिका में देख सकते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी दलित उत्पीड़न के मामले कम नहीं हुए हैं। केस पहले तो दर्ज नहीं हो पाता है, जो दर्ज भी हो पाते हैं उसमें न्याय कितनी कठिनाई से मिलती है, और कई बार न्याय नहीं भी मिल पाता है। इसके क्या कारण है? और ऐसा होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को इस बात से अनजान तो नहीं होगी कि किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ये जानते हुए भी उस SC/ST एक्ट में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसमें देखिए हमें समझने की जरूरत है कि ये एक्ट बना ही क्यों। भारत में जो इंडियन पिनल कोड है आज़ादी के समय जो उसका स्वरूप था, लागू तो हुआ बहुत पहले से, ये मैकाले ने बनाया था, लेकिन जब आज़ादी के समय ये इंडियन पिनल कोड लागू हुआ तो इसमें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। उस समय उसके लिए एक्ट नहीं था। उस समय माना गया, क्योंकि हम एक आधुनिक शासन व्यवस्था को अपना रहे थे, तो ये माना गया कि जो आधुनिकता आई है तो जाति जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जाति जो है वो गई नहीं, वो समस्याएं बनी रह गई, और ये पाया गया कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए 1989 में इस एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी, और ये एक्ट बना। ये स्पेशल एक्ट है, और स्पेशल एक्ट होने के नाते इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट को बनाने की जो जरूरत है, अब सवाल ये उठता है कि क्या 1989 में जो एक्ट बना है वो 2018 में उसकी जरूरत कम हो गई है? क्या दलितों के ऊपर अत्याचार कम हुए हैं? क्या शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अत्याचार कम हो गए हैं? क्या देश ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया है? क्या जाति व्यवस्था की जो जकड़न है वो कमज़ोर हुई है? क्या उनका अपमान घटा है? क्या उनके खिलाफ बलात्कार घटे हैं? क्या उनकी हत्याएं कम हुई हैं? तो आप पाएंगे कि दरअसल ऐसा नहीं है। इसके मामले तो बढ़ ही रहे हैं लगातार। तो मानना यही पड़ेगा कि 1989 में जिस एक्ट को बनाया गया था उसकी ज़रूरत आज भी है, और उसी स्वरूप में है, बल्कि उसको और सख्त करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखेंगे कि 2015 में मोदी सरकार एक एक्ट लाती है, इस एक्ट में संशोधन करने के लिए आपको संसद में एक कानून बनाती है जो 26 जनवरी 2016 में लागू होता है, और SC/ST एक्ट के तहत और अपराधों की लिस्ट जोड़ी जाती है, स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन किया जाता है। तो ये एक्ट एक तरफ तो मजबूत बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ न्यायपालिका को लगता है क्योंकि इस के तहत सजाएं नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है। तो कन्विक्शन रेट कम होना या सजाएं नहीं मिलना किसी एक्ट के तहत, अगर ये किसी एक्ट को कमजोर कर देने का कारण होगा, तब तो भारत में बहुत सारे कानूनों को इसलिए कमजोर कर देना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को सजाएं नहीं मिल रही। सजा न मिलना दरअसल ये एसेंशियली साबित नहीं करता है कि एक्ट खराब है या उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये और बहुत सारी चीजें बताता है। ये बताता है कि जिसको न्याय चाहिए उसके पास न्याय हासिल करने की क्षमता नहीं है, उसके पास अच्छे वकील नहीं है, उसके पास अपने अच्छे तर्क नहीं है, वो कागजों को सुरक्षित नहीं रख पाता है, वो सबूत नहीं जुटा पाता है, पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है, वो न्यायपालिका तक अपनी बात मजबूती से रख नहीं पाता है। न्यायपालिका की अपनी एक जातीय संरचना है जिसकी पार्लियामेंट बात कर रहा है। तो इन सारे कारणों से हो सकता है कि न्यायपालिका में उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये दोष पीड़ितों पर डाल देना, ये मेरे ख्याल से घनघोर जाती है कि आप
आप न्याय नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए आप दोषी हैं, ये पूरे न्याय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरे सिद्धांत है, उसी का कहीं ना कहीं से उल्लंघन है। दलित नेता लगातार सत्ता में रहे, राज्यों में रहे, केंद्र में दखल रहा, बावजूद इसके दलित समुदाय की स्थिति में कोई सुधार वैसा नहीं दिख रहा है। और इस बीच में आरक्षण की समीक्षा की मांग उठने लगी है। तो इसमें दलित नेताओं की क्या भूमिका है कि वो आज तक स्थिति सुधार नहीं हुई, और जो समीक्षा की मांग कर रहे हैं आरक्षण में, उनके लिए क्या बात है, उनको किस तरह से समझाया जाए कि अभी भी जरूरी है वो ये आरक्षण, क्योंकि जिस समतामूलक समाज का हम सपना देखते हैं, जो समतामूलक समाज बाबा साहब चाहते थे, वो नहीं बन पाया अभी भी। देखिए अंकित, ये जरूर है कि जब ये भारत नाम का देश आपको 1947 में अस्तित्व में आ रहा था और संविधान सभा बैठी थी कि ये इसको कैसा देश होगा, क्या कानून होंगे, क्या विधान होगा, इस देश का नाम क्या होगा, क्या झंडा होगा, सारी चीजें जब तय हो रही थी, जिस समय किस तरह से ये देश चलेगा, तो उस समय जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं और जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको अब हम ओबीसी कहते हैं, उनसे एक राष्ट्र ने एक वादा किया था कि आप भी राष्ट्र के हिस्सा हैं, आप राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार होंगे और सारे नियम कानून आपके लिए भी लागू होंगे, सारी सुविधाएं जो हैं वो सब भी, संसाधन भी आपके होंगे। ये एक तरह से इंडियन स्टेट का वादा था। 70 साल बाद आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इन वादों को भारतीय राष्ट्र राज्य ने पूरा किया। ये वादे किसी न किसी तरह से आप देखेंगे कि पूरे नहीं हुए, इसलिए ये समुदाय आज भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अवसरों के मामले में, बैंक लोन के मामले में, इन सारे मामलों में आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि 70 साल की एक समीक्षा की जाए, निर्मम समीक्षा, कि इन लोगों को वो क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, महिलाओं को वो क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ये दरअसल एक तरह से समीक्षा का समय है, संविधान की नहीं। संविधान को उस वादे की समीक्षा का समय है कि आप सारे लोग इस राष्ट्र के हैं और राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार हैं। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि उनके साथ जो होना चाहिए था, उनके साथ जो अच्छा होना चाहिए था, उसको पूरा करने में भारतीय राष्ट्र कहाँ पर फेल हो गया, और ज़्यादा सुविधाएं कैसे दी जाएं, और प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, आरक्षण को और क्यों बढ़ाया जाए, और कैसे बढ़ाया जाए, और कितना बढ़ाया जाए। दरअसल बातचीत इस पर होनी चाहिए। इसकी जगह अगर ये होता है कि जो अधिकार मिले हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं और उसको हासिल करने की स्थिति में भी ये समुदाय नहीं है। सिर्फ अधिकार दे देने से कोई समुदाय अधिकार हासिल कर लेगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो इनको हासिल करने का जो दम इनके अंदर पैदा करना है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनको और इनेबल बनाया जाए, उनको और सक्षम बनाया जाए, उनको और समर्थ बनाया जाए, न कि उनको जो मिला है उसको छीन लिया जाए। क्योंकि आप देश की 85% आबादी को वंचित करके कोई देश नहीं बना पाएंगे। देश का विकास क्या है, मतलब देश क्या एक सिर्फ झंडा है जिसको कि एक लंबे डंडे पर और लंबे डंडे पर टांग दिया जाए तो देश विकास हो जाएगा? क्या एक नक्शा है जिसको और चमका दिया जाए तो देश का विकास हो जाएगा? देश तो लोगों से बना है। तो इतनी बड़ी आबादी का वंचित रह जाना अपने आप में इस देश की बड़ी समस्या है। और इनको कहीं ना कहीं आप अगर एम्पावर नहीं करते हैं, इनेबल नहीं करते हैं, इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं जोड़ते हैं, तो ये देश वो नहीं बन पाएगा जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। आपने सर बताया कि देश लोगों से बनता है। हमारे ही समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि जो जिस चीज़ के लिए आरक्षण ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर सर आप इस विषय पे विशेष शोध रखते हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा, लोग लगातार लिख रहे हैं कि जो जिस जाति की वजह से की होने की वजह से वो आरक्षण प्राप्त कर रहा है, वो लाभ ले रहा है, उसे उस जाति के नाम से क्यों नहीं बुलाया? ये बहुत ही छिछला तरह का डिबेट शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। वो बोल रहे कि क्यों नहीं बुलाए, अगर तुम इस जाति के नाम पे आरक्षण ले रहे हो, लाभ ले रहे हो, हमें कहीं ना कहीं तुम पीछे छोड़ रहे हो, तो मैं तुम्हें उस नाम से क्यों ना बुलाऊं? देखिए अंकित, भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें समानता का अधिकार है, हर नागरिक समान है, तमाम अवसर उसको मिलेंगे। लेकिन इसी संविधान में आर्टिकल 15(4) में ये प्रावधान है कि समानता के अधिकार के बावजूद अगर राज्य चाहता है, राज्य मतलब यहाँ स्टेट है, मतलब सत्ता चाहती है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 16(4) में है कि उनको आरक्षण दिया जा सकता है और इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो भारतीय संविधान हर नागरिक को बराबर मानते हुए भी ये मान्यता रखता है कि हर नागरिक दरअसल राष्ट्र की नज़रों में
इतना समान नहीं है कि कुछ के लिए विशेष अवसरों का प्रावधान न किया जाए। तो विशेष अवसर का जो प्रावधान है ये इसी संविधान से निकला है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि कुछ लोगों को आरक्षण क्यों मिल जा रहा है, कुछ लोगों के लिए स्पेशल एक्ट क्यों बन जा रहे हैं, तो ये हमारे भारतीय संविधान में है, ये संविधान से ही निकला है। 15(4) और 16(4) उनको पढ़ना चाहिए, 2-2 लाइन की धाराएं हैं। और इसको पढ़े बगैर अज्ञानतावश कुछ लोग कहते हैं कि संविधान ने तो सबको समान बनाया है, तो आपको विशेष अधिकार क्यों दिए जाए। तो विशेष अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि एक ऐतिहासिक डेफिसिट रहा है, सामाजिक रूप से एक ऐतिहासिक पिछड़ापन रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग पीछे रह गए हैं। उनको बराबर पे लाए बगैर आप दौड़ा देंगे और कहेंगे कि बराबर एक ही रेस में दौड़ जाओ, तो ये संभव नहीं है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने कल्पना की कि उनको विशेष प्रावधान देकर, विशेष अवसर देकर राष्ट्र निर्माण में उनको हिस्सेदार बनाया जाए। यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपको उन जाति नामों से क्यों नहीं बुलाया जाए, क्योंकि वो जाति नाम घृणा सूचक हैं। आप अपमानित करने के लिए आप उन जाति नामों का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुहावरों में, भाषा में बहुत हिंसा है। इसलिए अगर आप इस राष्ट्र को एक सुसंगत, एक समानता मूलक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए एक्ट में प्रावधान है कि उन जाति सूचक अपमानजनक तरीके से अगर उन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो ये एक्ट की धारा लगती है। अभी इसमें एक जो संशोधन कर दिया गया है, 2 संशोधन मेजर किए गए हैं, जिसकी वजह से सारा विवाद है। एक तो एक्ट जो है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है कि आप पहले से जमानत ले लेंगे, ये नहीं हो सकता। स्पेशल एक्ट है, इसीलिए स्पेशल एक्ट है, उसकी जरूरत पड़ी इसलिए है। और दूसरा है कि मूल एक्ट में कि जब ये शिकायत आएगी तो गिरफ्तारी का प्रावधान है। अभी इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि क्योंकि सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है अगर उनको इस प्रिलिमिनरी बेल नहीं मिल सकती है और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो जाती है तो वो पीड़ित पक्ष हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आर्टिकल 15(4) को साथ में नहीं देखा है। वो साथ में देखे तो स्पेशल प्रोविजन जो है उसकी जरूरत है, इसलिए इनको विशेष रूप से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये हमारे संविधान में ही है। तो स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार के नाम पर हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, गिरफ्तार ना हो, एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन समानता का अधिकार के क्लॉज में यह है कि कुछ लोगों को विशेष प्रावधान देना पड़ेगा, कुछ समुदायों को। तो ये जो इसके अलावा गिरफ्तारी जो नहीं होगी, और गिरफ्तारी तब होगी जब पुलिस का एक उच्च अधिकारी उसकी मंजूरी देगा, जो संभव है कि फिर किसी ऊंची जात का हो और उसी जात का भी हो सकता है। और सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो नियुक्ता अफसर हैं, जो बॉस हैं, वो मंजूरी नहीं देगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इतनी जटिलताओं के बाद तो ये कानून दरअसल कानून रह ही नहीं गया है। इसीलिए सरकार ने अब इसको रिव्यू पिटीशन में डाला है और पूरी पॉलिटिकल क्लास, पक्ष विपक्ष सारे लोग इसमें सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून की समीक्षा करने का जो उसका दायित्व है उससे बढ़कर काम किया है और कानून बनाने जैसा एक काम करने की कोशिश की है। इसी वजह से रिव्यू पिटीशन की जरूरत पड़ी है। एक चीज जो मैं इसमें अंकित आपको जोड़ना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार एक अभी भी गलती कर रही है कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए जा रही है। रिव्यू पिटीशन का जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक ये है कि जो जिस बेंच ने फैसला दिया है वही बेंच रिव्यू करेगी। उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है। आप उन जजों पर एक तरह से दबाव डाल रहे हैं कि आपके फैसले की वजह से और आपके फैसले के बाद हिंसा होगी, इसलिए आप इस फैसले को बदलो। दरअसल अब एक कानून की जो स्थिति है, यहाँ पर एक नया कानून को बनाने की जरूरत है जो पुराने कानून के जैसा हो, और ये काम दरअसल अब संसद को और सरकार को अपने हाथ से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आप इस मुसीबत में न डालें कि हिंसा हो गई इसलिए आप इस अपने फैसले को बदल लें, क्योंकि ये अगर परंपरा शुरू हो गई कि आंदोलन होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलने लगे, तो कल को आज हम कह सकते हैं कि दलितों के पक्ष में जा रहा है कल, लेकिन वो किसी के भी पक्ष में जा सकता है। और इस देश में दलित और आदिवासी जो हैं वो देखिए हिंसक समुदाय नहीं है, बहुत कम हिंसा इनकी तरफ से होती है, नहीं होती है, आमतौर पर शांतिपूर्ण आंदोलन रहे हैं। लेकिन कुछ समुदायों का आंदोलन तो एसेंशियली अहिंसक आंदोलन होते हैं। करनी सेना का आंदोलन होगा, हिंसा होगी होगी, कुछ जातियों के आरक्षण के आंदोलन होंगे, उसमें हिंसा होगी होगी। तो इस तरह की अगर एक परंपरा पड़ती है कि आप हिंसा करके, आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा सकते हैं सरकार पे दबाव डाल के, तो ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस दुविधा में न डालें कि अपने ही फैसले को बदले। इसकी जगह आपके पास जो अधिकार है कि लेजिस्लेट करें, कानून बनाएं। अभी संसद सत्र में है, आप इसी सत्र में कानून लाएं, पास कराएं। अगर समय नहीं बचा है तो सत्र जैसे अवसान होता है, सत्र अवसान के बाद
आप अध्यादेश ले आए, तो इस तरह से इसका समाधान हो सकता है और वो ज्यादा सुसंगत समाधान होगा। जिस 10 अप्रैल को सर एक और आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और उसमें जनरल के साथ साथ ओबीसी को भी साथ में लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम आरक्षण के विरोध में, आरक्षण खत्म करने के विरोध में एक मूवमेंट खड़ा करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि ओबीसी समाज अपने आरक्षण को छोड़ने के लिए उसमें शामिल होगा या फिर ये एक तरह की अफवाह है जो जनरल उनको जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं? अंकित उस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है कि कौन है लोग हैं, क्या आंदोलन है, क्या मांग है, कौन लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं, एक चीज जो मैं आश्वस्त हूँ कि ओबीसी को ऐसे किसी आंदोलन में उतारना जो आरक्षण के खिलाफ है, ये अगर कोई सपना देख रहा है तो वो सपना पूरा हो नहीं सकता। ये संभव नहीं है कि ओबीसी अपने ही आरक्षण के खिलाफ, अपने ही हितों के खिलाफ किसी आंदोलन में उतरेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमें ये मानना पड़ेगा कि ओबीसी में अपने हितों को लेकर भी चेतना का गंभीर अभाव है और मुझे नहीं लगता है कि अब पढ़े लिखे जो ओबीसीज हैं वो इसके लिए बहुत तैयार होंगे कि आरक्षण के खिलाफ किसी आंदोलन में शरीक हों। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल, बोलता हिंदुस्तान के लिए मैं अंकित राज, धन्यवाद।